अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और ये है कोरोना की दूसरी लहर में एक इत्मीनान की खबर बनाम सरकार। जी नाज़रीन, जिस तरह बुरी खबरें आ रही हैं कोरोना के हवाले से, सेकंड वेव जो सी आ चुकी हुई है, लोग बड़े परेशान हैं। एहतियात आपको लाजमी करनी है, लेकिन उसके साथ साथ एक खुशखबरी, एक अच्छी खबर, एक वो कहते हैं ना लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, वो ये है कि वैक्सीन का ट्रायल पाकिस्तान में शुरू हो चुका हुआ है। UHS के अंदर मैं मौजूद हूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में, और यहाँ जो फोकल पर्सन है डॉक्टर शाहनूर साहब, जो इस तमाम वैक्सीन के ट्रायल के फोकल पर्सन हैं, उनके साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? तबीयत ठीक है आपकी? थैंक यू वेरी मच और वेलकम टू UHS। थैंक यू डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, मैं पूछना चाह रहा था कि ये ट्रायल जो सा हो रहा है, ये क्या है? पहले इसके बारे में लोगों को ये बताएं, और ये क्या लोग यहाँ किस तरह आ सकते हैं, ट्रायल का हिस्सा कैसे बन सकते हैं? जब भी कोई आप नई दवाई या कोई ऐसा बायोलॉजिक एजेंट टेस्ट करते हैं तो उसके लिए आपको 3-4 मराहिल से गुजरना पड़ता है। उसको हम डिवाइड करते हैं एनिमल स्टडीज़, फेज़ 1, 2 और 3 और 4 ट्रायल्स के तौर पे। तो ये रैंडमाइज क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं। यहाँ पे जो हम कर रहे हैं ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की सरबराही में पाकिस्तान के 5 इंस्टीट्यूशंस में UHS समेत एक कैंसाइनो बायोलॉजिक्स की कोरोना वैक्सीन का फ़ेज़ 3 ट्रायल हो रहा है, जो कि प्लेसिबो कंट्रोल्ड है, और इसमें तकरीबन 8 से 10 हज़ार के करीब पाकिस्तानी वॉलंटियर्स की शमूलियत एक्सपेक्टेड है। जिनको UHS से कितने लोग अभी तक करवा चुके हैं? तकरीबन पूरे लाहौर में UHS, क्योंकि लाहौर का मेन सेंटर है, तो अभी तक जब से स्टार्ट हुआ है 1 अक्टूबर से लगभग अभी भी जारी है। आपको मालूम है अभी भी वॉलंटियर्स पीछे बैठे हैं वेटिंग एरिया में। तकरीबन 600 से गालिबन 10-15 ऊपर की तादाद में लोग अभी तक ट्रायल वैक्सीनेशन में शिरकत कर चुके हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या फीडबैक क्या आ रहा है आपको? क्योंकि ये ट्रायल बेसिस है, और वो जो वैक्सीन लगवा रहे हैं वो खुद को प्रेजेंट कर रहे हैं कि वो अपने ऊपर जो मुशाहिदा करवा रहे हैं, वो लोग अपने स्टडी कॉज के अंदर अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, तो क्या आपको फीडबैक आ रहा है उनसे? ज़ुहैब, मैं तो फ्रॉम द डे 1 ये बात करता हूँ कि जो आज हमारे बच्चों को हिफाजती टीके लगते हैं, ज़ाहिर है वो माजी के 200 साल से एक वॉलंटियर ट्रेडिशन है मेडिकल रिसर्च में, न्यू ड्रग और वैक्सीनेशन रिसर्च में शिरकत करने का। तो मैं तो उनको यही कहता हूँ कि आप जो आज हमारे पास अपने बच्चों को लगाने के लिए मीज़ल्स, खुन्नाक, काली खांसी, हिप्पी, मुख्तलिफ़ किस्म की 10 वैक्सीनेशंस होती हैं 2 साल की उम्र के से कम बच्चों को। आज पाकिस्तान में 1976 से EPI प्रोग्राम जारी है। तो ये वही ट्रेडिशन का हिस्सा शायद पहली दफ़ा इस लेवल पे फ़ेज़ 3 ट्रायल में पाकिस्तान की अवाम भी बनी है या बनने जा रही है। तो यू कैन से कि इस लेवल का ये पहला ट्रायल है, और ये कोई बाकी दुनिया या एडवांस ममालिक के लिए जहाँ बायोटेक्नोलॉजी और जहाँ पे मेडिकल रिसर्च एडवांस है, उनके लिए तो नई चीज़ नहीं है, लेकिन यहाँ के लिए यकीनन ये एक। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि इसका रिजल्ट क्या आना शुरू होगा, और आप जब जितने अरसे के अंदर आपको ऐसा लगता है कि ये मैन्युफैक्चरिंग फेज़ तक चली जाएगी? देखें, फ़ेज़ 3 में एक वाइड पैमाने पे हज़ारों लोगों पे जब टेस्ट किया जाता है तो उनका डेटा प्लेसिबो वर्सेस एक्टिव इंग्रेडिएंट जो कि असल ड्रग होती है उसके रिज़ल्ट्स को जांचा जाता है। अगर वो सेफ़ है और उसमें लोगों के ज़ाहिर है हम लोग भी 1 साल तक अपने तमाम रज़ाकार जो इसमें शामिल हुए उनके साथ इन टच रहेंगे थ्रू टेलीफोन और टेक्स्ट मैसेजेस, उनको इनवाइट भी करते रहेंगे। तो 1 साल के बाद अगर ये सेफ़ कंसिडर होती है तो फिर ये रेगुलेटर के पास जाता है, मैन्युफैक्चरर, कि जी अब आप हमें इजाज़त दें। अभी आपको 1 साल चाहिए, कम से कम 1 साल चाहिए होता है उस रिज़ल्ट को जांचने के लिए और एंटीबॉडीज़ के टेस्ट करने के लिए, वो लेवल देखने के लिए कि क्या 1 साल तक अब कोरोना का तो पैंडेमिक हमारे लाइफ टाइम का पहला पैंडेमिक है, तो इस तरह के लगभग 150 के करीब क्लिनिकल ट्रायल पूरी दुनिया में चल रहे हैं डिफरेंट फेजेज़ में, एनिमल स्टडीज़ से लेके तो फ़ेज़ 3 तक, और 1 साल के बाद ही बताया जा सकता है। सुनने वाले जो देखने वाले लोग हैं वो ये जानना चाहते हैं कि ये ख़तरनाक हो सकती है किसी तरह, ये ट्रायल फेज़ में किसी के लिए ख़तरनाक हो सकती है, किसी को कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है किसी भी तरह का? ज़बरदस्त क्वेश्चन है आपका, और ज़ाहिर है पब्लिक परसेप्शन इसी से इफ़ेक्ट होती है। अभी तक हमारे पास जो रिज़ल्ट आया उसमें तो किसी किस्म का थैंकफुली कोई ऐसा एडवर्स रिएक्शन नहीं आया, और ये ट्रायल तो ख़ुद दुनिया के और 9 ममालिक में भी किया जा रहा है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की सरबराही में 5 और रिसर्च साइट्स पाकिस्तान में काम कर रही हैं। मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक अभी तक कोई एडवर्स रिएक्शन नहीं आया। साइंटिफिकली जब आप ट्रायल करते हैं तो एडवर्स इवेंट्स को जांचने का एक बाकायदा मरबूत प्लेटफॉर्म होता है, एक फ्रेमवर्क होता है, जिसमें जब तक आपके पास वो अवेलेबल ना हो तो वो जगह ट्रायल नहीं कर सकती। वैसे एक्सपेक्टेशंस क्या हैं कि ह्यूमन बॉडी के ऊपर नेगेटिवली रिएक्ट, यानी कि मनफी असरात क्या क्या हो सकते हैं इसके? फ़ेज़ 1 और 2 ट्रायल और एनिमल मॉडल्स में तो कोई इस ट्रायल के हवाले से, इस ट्रायल वैक्सीनेशन के हवाले से तो कोई मनफी असरात अभी तक सामने नहीं आए। आम तौर पे कंफ्यूज किया जाता है कि जी कोई बुखार हो गया
तो वो बुखार को वो कहते हैं साइड इफ़ेक्ट्स। बुखार साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, बुखार जो है वो आपके अपने क़ुव्वत मुदाफ़ियत का रिस्पॉन्स होता है। बल्कि हम तो मज़ाकन उनको कहते हैं कि इसका मतलब है कि जिसको बुखार हो गया उसको शायद तजर्बाती वैक्सीन ही लगी है, उसको प्लेसिबो नहीं लगा। प्लेसिबो क्या होता है, आप ज़रा थोड़ा सा बता दें। प्लेसिबो होता है कि एक तो जब भी आप कोई नई ड्रग या नई वैक्सीन टेस्ट करते हैं तो उसमें कोई एक्टिव इंग्रेडिएंट यानी जिस दवाई को टेस्ट करें उसके अलावा एक और कह लें फ़ेक इंजेक्शन भी लगा दिया जाता है जिसका जिस्म पे कोई असर नहीं होता, ना नुकसान होता है ना फ़ायदा होता है। लेकिन जब आप एंड पे 1 साल के एंड पे जो अपने नताइज को जमा करते हैं, उनको देखते हैं, आदादुशुमार बनाते हैं, तो आपके पास 2 ग्रुप होते हैं। एक जिसको एक्टिव इंग्रेडिएंट लगा था यानी तजर्बाती दवाई लगी थी या वैक्सीन लगी थी, और दूसरा वो जिसको कुछ भी नहीं था लगा, सिर्फ एक कह लें जाली सा टीका प्लेसिबो लगा था। उनके रिजल्ट्स दोनों ग्रुप्स के अंदर जब आप देखते हैं तो आप बता सकते हैं कि जिस ग्रुप को वैक्सीन लगी थी या तजर्बाती वैक्सीन लगी थी उसके अंदर ये चेंजेस आई, और जिसको प्लेसिबो लगा था उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं आया। तो इसका मतलब है कि वैक्सीनेशन की वजह से बॉडी के अंदर वो इम्यूनोलॉजिक या जो भी आप चाह रहे हैं वो तब्दीलियाँ आई। फिर आप रेगुलेटर को बताते हैं कि जी ये देखें हमारे रिजल्ट्स ऐसे हैं, जिनको लगा था उनके अंदर ये इफ़ेक्ट आया फ़ेज़ 1 और 2 की रोशनी में, और जिनको नहीं था लगा उनके अंदर कुछ भी नहीं हुआ, वो नॉर्मल रहे। इस तरह जिसको वैक्सीन लगी हो उसको कोरोना हो सकता है? हाँ, तजर्बाती हवाले से तो अभी तो ये तजर्बाती है, बिल्कुल हो सकता है। और इस ट्रायल के अंदर बाकायदा लोगों को एक प्रोविज़न दी गई है कि अगर वैक्सीनेशन ट्रायल में शमूलियत के 15 दिन के अंदर अंदर उनको हो जाए, खुदा न खास्ता कोरोना इन्फेक्शन डायग्नोज हो जाए, तो वो एंटाइटल्ड हैं एक छोटी सी हदिये के, जो कि सपोर्ट के तौर पे उनको और उनके डॉक्टर को दिया जाएगा ताकि वो अपना इलाज करा सकें। चलिए डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर टाइम। नाज़रीन, आप लोगों से आगे बात करवाते हैं, आपको सेकंड वेव के बारे में बता रहे हैं। आपका संभलना और ख़ुद को लिए एहतियात करना बहुत ज़रूरी है। एहतियात से ही आप कोरोना से बच सकते हैं। सेकंड वेव आ गई है जो आनी नहीं चाहिए थी, और कहा जा रहा है कि हमारी बेहतियातियों की वजह से आई है। तो वो बेहतियातियाँ क्या क्या हैं वो भी आपको बताएंगे, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। नाज़रीन, कोरोना की सेकंड वेव जो सी है वो मौजूद है और परेशानी का आलम है, लेकिन उस परेशानी के अंदर एक जो इत्मीनान की लहर है वो ये थी कि वैक्सीन का ट्रायल शुरू हो गया और वो 3rd फेज़ में अपने मैं UHS में यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में मौजूद हूँ। उसके वाइस चांसलर डॉक्टर जावेद अकरम हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? तबीयत ठीक है? यू बीन अ कोरोना फाइटर, बहुत अरसे से, जब से पहली उसकी वेव आई है साल के शुरू से आप फाइट कर रहे हैं, अभी दूसरी वेव आ गई है। क्या कहेंगे, हम पहले कैसे लड़े थे और अब कैसे लड़ना चाहिए हमको? बहुत शुक्रिया भट्ट साहब। जैसे एक्सपेक्टेड ही है, ये कोई पाकिस्तान नहीं, तमाम दुनिया में 2nd to 3rd वेव भी आ रही है, और मैं समझता हूँ कि ये बीमारी अनफॉर्चुनेटली हमारे दरमियान रहेगी और कई वेव्स इसमें आ सकती हैं, और ये कम से कम 3 से 4 साल का साइकिल होगा। और जब इसको ख़ात्मा होगा तो मैं समझता हूँ जब हमारे में से कम 30 से 40% लोगों को वैक्सीनेशन हो जाएगी तो तभी इसका ख़ात्मा मुमकिन है। और अल्हम्दुलिल्लाह अब बहुत सारी वैक्सीन्स, तकरीबन 5 वैक्सीन ऐसी हैं दुनिया में जो कि इस वक्त ट्रायल्स की स्टेज से गुज़र के फ़ेज़ 3 ट्रायल्स में आ गई हैं। फ़ेज़ 3 ट्रायल्स एक आखिरी मरहला होता है ट्रायल्स का, जिसके बाद ये कमर्शलाइज हो जाती हैं। तो फ़ेज़ 1 में सेफ्टी इस्टेब्लिश हुई, इनकी एफिकेसी इस्टेब्लिश। कितना टाइम ले लेता है डॉक्टर साहब? ये तो सैम्पल साइज़ पे डिपेंड करता है। हमारा इस वक्त जो हम कर रहे हैं एज ए ट्रायल, उसमें 10,000 का सैम्पल साइज़ है। तकरीबन 3,000 लोग लगा चुके हैं और उनकी एंटीबॉडी रिस्पांस भी अच्छी अल्हम्दुलिल्लाह आई है। डॉक्टर साहब, क्या इसका फीडबैक क्या आ रहा है? मैंने डॉक्टर शानूर से भी बात कर रहे थे हम, तो फीडबैक जानना चाह रहा था कि कोई माइनस या नेगेटिव यानी मनफी असरात आपको रिपोर्ट हुए हैं? देखें, 10% जो हमारे वॉलंटियर्स हैं जिनको ये लगी, उनको 10% को, 90% को तो पता भी नहीं चला कि ये लगी। 10% को मामूली सा बहुत बुखार हुआ, बहुत मामूली सा, एक दिन के लिए हुआ। तो ये बहुत छोटी प्राइस है पे करने के लिए कि आपके कोरोना से प्रोटेक्ट होने के लिए। बाकी मैं समझता हूँ कि एक ये भी गलत तासर है कि अगर आज आपको ये वैक्सीन लगती है तो कल से आप प्रोटेक्टेड हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। ये 28 दिन के बाद आपकी एंटीबॉडीज़ इस लेवल पे जाती हैं कि वो आपको प्रोटेक्ट करेंगी। और ये कब तक रहती हैं डॉक्टर साहब? यानी कि एक बार आप वैक्सीन लगवाने के कितने अरसे तक महफूज रह सकते हैं? ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी ये वैक्सीन तकरीबन दुनिया में जो फ़ेज़ 1 ट्रायल से अभी तक आई है तो ये कुछ 7 महीने हुए हैं। तो 7 महीने तक जिनको ये लगी थी उनमें एंटीबॉडीज़ इस हद तक मौजूद हैं कि उनको प्रोटेक्ट कर रही हैं, और ऐसा कोई केस नहीं हुआ कि ये वैक्सीन लगी हों और फिर भी हो गया हो।
तो हो सकता है कि वक्त के साथ पता लगेगा, लेकिन मोस्ट लाइकली मेरा जो अपना ज़ाती ख्याल है, तजर्बा है कि शायद एक बूस्टर डोज़ 1 साल बाद लगानी पड़े। अच्छा। तो फिर भी ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है बूस्टर डोज़ लगाना। अगर 1 साल के लिए आप प्रोटेक्टेड रहें तो 1 साल बाद आप बूस्टर लगवा लें। तो इंट्रामस्कुलर छोटा सा इंजेक्शन है, उसमें तो कोई शक वाली बात अच्छा नहीं। डॉक्टर साहब, एक और सवाल कि ये वैक्सीन जो सी है ये अभी आप लगवा लेते हैं और लगवा के चले जाते हैं और उस दौरान आपको कोरोना हो जाता है, तो क्या उसके बाद इसके ऊपर कोई स्टडी है? मतलब डॉक्टर शानू ने कहा था कि हम पे करेंगे, रीइंबर्स करेंगे, हम उसको पैसे देंगे, ऐसा भी कुछ है? देखें, क्योंकि ये इस वक्त एक ट्रायल की सूरत में है, ज़ाहिर है फेज़ 3 ट्रायल हम कर रहे हैं, तो इसमें इन्फॉर्म्ड कंसेंट बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है। एक गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस की गाइडलाइंस है कि हम प्रेगनेंसी में नहीं लगाते या उन ख़वातीन को नहीं लगाते जो प्रेग्नेंट होना चाहें इस दौरान, क्योंकि एक थ्योरेटिकल एक पॉसिबिलिटी होती है, तो इसीलिए इन्फॉर्म्ड कंसेंट। मर्दों में क्या काउंट्रसेप्शन की बात हो रही थी कि उस पे लिखा हुआ है? मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा इशू है, लेकिन बेहतर होता है कि वो अवॉइड कर लें प्रेगनेंसी इन दिनों में जब उनको लगती है। और मर्दों के लिए क्या है? मर्दों के लिए देखें, एक नेचुरल कॉन्ट्रासेप्शन अल्लाह मियाँ ने दी है, वो वाली प्रैक्टिस कर लें। इसमें तो कोई ऐसी, अगर वो इंटेंड कर रहे हैं कि उनकी फैमिली आगे उन्होंने बढ़ानी है इन्हीं दिनों में, तो हम यही कहेंगे एक गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस की एक गाइडलाइन नहीं, कोई इस वैक्सीन की नहीं है, ये तमाम दवाइयाँ जो भी दुनिया में नहीं आती हैं उन सब में यही गाइडलाइंस इम्प्लीमेंट कि आप अभी कंसीव ना करें। हमें पता नहीं है कि प्रेगनेंसी में मर्द को, औरत को, बच्चे को जो पैदा हो कोई इफेक्ट होगा कि नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक जगह पे मेरी तस्दीक कीजिएगा, जिस तरह हम 1 साल से इसको समझ पाए हैं, कोरोना जो सा है उसमें मोर्टेलिटी रेट 2% है और ये इफेक्ट भी जो करता है, जिस ज़्यादा सीवियर सिचुएशन होती है वो भी, जो जितनी भी पेशेंट की तादाद है उनमें 2 से 3% को ज़्यादा सिवियरिटी से अटैक करता है। तो इसका मतलब नेचुरली भी हमारे अंदर एंटीबॉडीज़ बनती हैं, तो फिर उसके बावजूद उसको वैक्सीन की तरफ लाना कैसा है? यानी कि बाज़ दफ़ा मोस्टली हम में से एसिम्प्टोमेटिक लोग होते हैं जिनको पता भी नहीं चलता कि उनको कोरोना हुआ है कि नहीं हुआ, तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखें, जब आपको ये वैक्सीनेशन होगी तो आपसे ब्लड लिया जाएगा जी, और वो ब्लड आपका कनाडा की लैब्स में भेजा जाएगा। तो वो ब्लड इसीलिए ले रहे हैं कि ताकि हमें आपका एंटीबॉडी स्टेटस पता लग जाए। और देखें, अगर आपको हो चुका है तो आपको ये वैक्सीन की नहीं ज़रूरत। अगर आप में होने के बावजूद एंटीबॉडीज़ मौजूद हैं, नेचुरल एंटीबॉडीज़, तो हम तो रिकमेंड ये करते भी नहीं हैं कि अगर आपको हो चुका है और आपको पता है कि है तो हम नहीं, वरना हम आपको इसलिए लगाते हैं कि आप में जो एंटीबॉडीज़ हैं और जो आपके नेचुरल एंटीबॉडीज़ बनती हैं वो फ़र्क हैं, वो IgG है। ठीक है, ये जो वायरस जो हम क्योंकि ट्रायल्स 2-3 पे करना चाह रहे हैं वैक्सीन पे, जो ये कैंसिनो की वैक्सीन है, इसमें जो आपकी एंटीबॉडीज़ बनती हैं ये S प्रोटीन यानी स्पाइक प्रोटीन्स के अगेंस्ट बनती हैं स्पेसिफिकली। ठीक है, पूरी प्रोटीन्स के अगेंस्ट नहीं बनती, सेलेक्टिव हैं, हाईली सेलेक्टिव। उसका फ़ायदा ये है, स्पाइक प्रोटीन वो चीज़ है जहाँ पे आपकी जो RNA वायरस है, जो पार्टिकल है जिसके ऊपर वो आपने फ़ोटो में रिसेप्टर जिसके ऊपर वो आता है, जी, वो कांटों की तरह हैं जिसको हम स्पाइक कहते हैं, वो अटैच होता है लंग्स में आपके एस रिसेप्टर्स के साथ। तो ये उसको डिस्ट्रॉय कर देती हैं स्पाइक प्रोटीन को, ताकि वो हो ना सके। इसलिए जब आपने इसकी एफिकेसी देखनी है 28 दिन बाद कि आप में बनी है या नहीं, तो अब पाकिस्तान में और हम भी यहाँ पे S एंटीबॉडीज़ कर रहे हैं, स्पाइक एंटीबॉडीज़, IgG नहीं, स्पाइक। वो भी IgG हैं लेकिन वो सिर्फ स्पाइक के अगेंस्ट है। तो हमें ये पता चल जाता है, और जिससे हमें, क्योंकि ये ट्रायल करते हुए 1.5-2 माह हो गए हैं लाहौर में, तो इस वक्त जिनमें हमने देखा है उनमें 5 to 6 टाइम्स उनकी स्पाइक एंटीबॉडीज़ मौजूद हैं जिनको ये वैक्सीन लगी है। ठीक है, तो जाहिर है वो प्रोटेक्टिव है। लेकिन मैं फिर भी यही कहूँगा कि आपको वैक्सीन लग भी जाए तो आपको अपने आप को हिफाजत ज़रूर करनी चाहिए। बार बार मैं कह रहा हूँ, क्योंकि सेकंड वेव ज़्यादा डेंजरस है दैन फर्स्ट वेव। मास्क नामी जो चीज़ है आपके पास होनी चाहिए। देखिए, हमारे पास हर वक्त ये है और बहुत ज़रूरी है, और ये एक बहुत बड़ा हथियार है जो आप इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह थोड़ा सा हम दूर खड़े हैं, बहुत अच्छी बात है, हाथ नहीं मिलाया हमने, चाहे हमारी तहजीब के ख़िलाफ़ है, लेकिन इस वक्त जान बचाने के लिए ये ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, नाज़रीन आपके लोगों से बात करवाते हैं, इस वायरस के बिहेवियर के ऊपर भी थोड़ी सी बात करेंगे, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। सीवियरिटी जो सी है डिज़ीज़ की, वो भी देखा गया कि इस दफ़ा
दूसरी वेव में थोड़ी सी कम है सियोरिटी? नहीं, देखिए ऐसा कुछ साबित नहीं हुआ साइंटिफिकली। अच्छा। पहली बात तो ये है कि अगर टोटल नंबर ऑफ केसेस को देखें जी। तो पिछली दफ़ा भी 2% लोगों की डेथ हो रही थी, हाँ जी। अभी भी 2% है। जी नाज़रीन, पाकिस्तान के चंद वायरोलॉजिस्ट में से एक डॉक्टर वहीदुज़्ज़मान तारिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर हैं और ब्रिगेडियर रिटायर्ड हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। तबीयत ठीक है आपकी? बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब, आप भी लैब के साथ मुंसलिक हैं, चुगताई लैब के साथ आप मुंसलिक हैं, उनके हेड हैं आप वायरोलॉजी के। तो आपके पास जो टेस्ट करवाने के लिए लोग आ रहे हैं, क्या रेशो पहले की निस्बत दोबारा बढ़ी है आपके पास भी? डेफिनेटली। अच्छा। देखिए, एक वक्त था, मैं ये डाटा अभी देना नहीं चाहता था, 1% तक हो गया था पॉजिटिव, ठीक है, फिर 5, फिर 10, अब 10 से भी ऊपर है। अभी 10 से भी ऊपर है। ओहो, तो ये मैं तो बड़ा खतरनाक। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता। और जैसा कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के जो थे ब्यूरोक्रेट्स, वो कहते थे जो चुगताई लैब का डाटा होता है ना, जिस जो ट्रेंड वो बताते हैं, उसके बाद वही ट्रेंड महीने के बाद मुल्क में नज़र आना शुरू हो जाता है। तो हम अभी ये है कि ये नहीं कि मैं को बहुत ज़्यादा खौफजदा कर रहा हूँ या ये कह रहा हूँ कि जैसे पहले तूफ़ान आया था, हॉस्पिटल में भी बेड हैं, ठीक है, अभी पेशेंट। लेकिन अब तो हमने वो क्वारंटीन और सब चीज़ें हटा दी हुई हैं, अब तो ऐसा कुछ नहीं है, अब तो हम नॉर्मल हैं। देखिए भट्ट साहब, बात ये है, क्वारंटाइन कैसे होता था? क्वारंटाइन की ज़रूरत उस वक्त थी जब वायरस मुल्क के अंदर मौजूद नहीं था जी। जो बाहर से ला रहे थे उनको रोक रहे थे जी। या फिर क्वारंटाइन था कि कुछ लोगों में था, कुछ इलाकों में हाँ, जो महफूज जगह थी वहाँ हम क्वारंटाइन करते थे। ठीक है। अब एक चीज़ तो हो गई कि बीज तो बोए दिया गया, अब यानी कि मुल्क में है। जी बिल्कुल। देखिए ना, वायरस की थ्योरी ये होती है, सीड, साइल एंड एनवायरमेंट्स। ठीक है। ठीक, साइल भी फर्टाइल है हाँ, और सीड बो दिया गया है, ओके। और अब मौजूद है। इसे क्वारंटाइन आप किससे करेंगे, ये पहले मुझे ये बताएं। आपको क्या लगता है कि ये वेव किस तरह रिएक्ट करेगी और इसका क्या चलन क्या होगा, इसका किस तरह आगे बढ़ेगी? देखिए बात ये है कि आप हर दफ़ा हमारे प्रोग्राम में ये बताते हैं और वो चीज़ें उसी तरह होती हैं, तो अभी आपको क्या लगता है? नहीं, आपने सही फरमाया। मसला अब ये है कि पहले जैसे मैं अर्ज़ कर रहा था ना, जब शुरू में वायरस आया है हमारे यहाँ, तो हर 10 दिन के बाद केस डबल हो जाते थे। अच्छा, आपको याद है? जी, ऐसे ही हुआ है, शुरू ऐसे ही हुआ था। अब ये हुआ है कि अब डबल नहीं हो रहे, हाँ, अब कभी कम है, कभी ज़्यादा कभी है। ज़्यादा है, और वेव आहिस्ता आहिस्ता उठी है। जी। ये जो सेकंड है, हाँ, तो सेकंड वेव जो है वो स्प्रेड आउट है, जिसे कहते हैं, है तो स्लो, लेकिन ये ज़्यादा टाइम पे ऐसी वेव जो होती है वो स्प्रेड आउट हो जाती है, यानी कि इसको लंबा अरसा चलेगी। लंबा अरसा, और थोड़ी लोगों को अफेक्ट करेगी। अच्छा। वैसे भी पैंडेमिक में जब आप किसी वायरस को ना रोक सकें, तो उस वक्त जो एहतियाती तदाबीर करने वाले होते हैं, पब्लिक हेल्थ के एक्सपर्ट, वो यही कहते हैं कि इसको स्लो डाउन कर दो, ताकि हमारे हॉस्पिटल जो हैं वो चोक ना हो जाएं, अच्छा, हमारा हेल्थ सिस्टम जो है वो वर्क करता रहे। ठीक है ना? अगर एकदम केसेस हो जाएं तो फिर आपके सिस्टम चोक करके ब्रेक डाउन हो जाता है, हाँ, और जैसे ईरान में हुआ है। हाँ, ठीक है, आपके बिल्कुल सामने। ऐसे और पाकिस्तान में 1-2 दिन के लिए ऐसी लगता था कि जैसे सूरत हाल हमारे हाथ में नहीं रही। ही। स्वेरिटी जो सी है डिजीज़ की, वो भी देखा गया कि इस दफ़ा दूसरी वेव में थोड़ी सी कम है स्वेरिटी। नहीं, देखिए ऐसा कुछ साबित नहीं हुआ साइंटिफिकली। अच्छा। पहली बात तो ये है कि अगर टोटल नंबर ऑफ केसेस को देखें जी। तो पिछली दफ़ा भी 2% लोगों की डेथ हो रही थी, हाँ जी। अभी भी 2% है। अच्छा, आप कैलकुलेट कर रहे जी। हैं, ठीक है? तो उस तरीके से जो ये थ्योरी थी पहले कि ये नई स्ट्रेन आई है और ये स्ट्रेन जो है ये कम ख़तरनाक है, अभी तक तो कोई ऐसा एविडेंस नहीं है। लेकिन पिछले जो वायरसेस हैं उनसे, उनके तजुर्बे से हमें ये इल्म हुआ है कि स्लोली एंड ग्रेजुअली वायरस के असरात कम होते हैं। अच्छा, कम होते हैं। ठीक है। मिसाल के तौर पे जब ये स्वाइन फ्लू आया था जी, 2009 में, तो ये काफ़ी ख़तरनाक था, उसने शेक किया था। ये कैफियत नहीं थी, लेकिन उस वक्त भी दुनिया में 2,84,000 लोग मरे थे। ठीक है। स्वाइन फ्लू फिर से भी। स्वाइन फ्लू अब फिर रहा है, हमारे साथ है, लेकिन अब उसकी इंटेंसिटी वो नहीं है। इसी तरीके से 1918 वाला जो इन्फ्लुएंजा था H1N1, वो 1957 तक रहा है। बर्ड फ्लू जिसे कहते हैं। हाँ, 1957 तक वो सर्कुलेट करता रहा है, ठीक है। लेकिन स्लोली एंड 1-2 सालों के बाद, 3 सालों के बाद
उसकी सिवेरिटी कम हो गई। अच्छा डॉक्टर साहब, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि कोरोना भी थोड़ा सा मेलो डाउन हुआ है, कुछ थोड़ा सा कम हुआ? देखिए, मैं उस वक्त कहूँगा जब आपका मार्टेलिटी रेट 2% से कम हो जाएगा। ठीक है, ठीक है ना जी? ठीक है। अभी तक वो सिचुएशन जो है वो उसी तरह जिस तरह पहले थी, डे वन पे थी। डे वन पे अब लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली ये असरात होते हैं वायरल डिजीज। मैप क्या नज़र आ रहा है आपको इसका, कोरोना का रोड मैप क्या देख रहे हैं आप, कैसे आगे बढ़ेगा? देखें, इस वक्त थोड़ा सा मुश्किल इसलिए है कहना कि अगर कोई वायरस एक मुल्क तक महदूद हो या एक खित्ते तक और उस खित्ते में उस पर कंट्रोल हासिल कर लिया जाए तो दुनिया बच जाती। इसी तरह का वायरस मैंने आपको बताया मर्स को भी था, जो मिडिल ईस्ट के ममालिक को, अरेबियन पेनिनसुला को अफेक्ट किया था, लेकिन बाकी दुनिया उससे बच गई थी। कुछ केसेस हुए थे कोरिया में, 600-700 केसेस हुए थे, स्पेन तक भी हुए थे का, लेकिन चूंकि जिस जगह उसका फोकस था उस फोकस पे लोगों ने कंट्रोल कर लिया। लकीली मैं उधर था, मुझे याद है, हम लोगों ने बड़ी मेहनत की। अब इसका जब फोकस जिसी से सार्स का था फोकस, तो इस पे फोकस कैसे करेंगे? इसका ये पूरी दुनिया में स्प्रेड कर चुका है और पूरी दुनिया में सर्कुलेट कर रहा है। हाँ। ठीक है ना? आप देखें ना, पोलियो आप कहते हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान, बाकी दुनिया नहीं है। बाकी दुनिया को डर है कि जो भी केस आएगा पाकिस्तान अफगानिस्तान से आएगा। ठीक है, इस वायरस के इस वक्त हालात ये हैं कि अमेरिका को भी इसने बुरी तरह लपेट पे लिया हुआ है। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है जैसे जिस तरह पहले खबरों में ये नंबर 1 की स्टोरी होती थी ना, अब ये नंबर 5 और नंबर 6 की स्टोरी में कहीं पे आ जाता है, कहीं पे लिखा हुआ। वो बात आपने बड़ी अच्छी की। मैं फ़ौजी बंदा हूँ। हाँ। हमें जब फ़ौज में जाते हैं तो बैटल इनॉकुलेशन कराते हैं। हाँ। बैटल इनॉकुलेशन ये होती है कि हमें गुजारते हैं, ऊपर गोले चल रहे होते हैं, आग लगी होती है। हाँ। हम उससे नीचे से गुजर रहे होते हैं और बच के बाहर आ जाते हैं तो वो कहते हैं झाका लथ गया, हुण जंग होएगी ना तो इनू कोई खतरा नहीं होएगा। अब लोग जो हैं जब मुसीबत मुश्किलें मुझ पे पड़ी इतनी कि आसान हो गए, गालिब ने कहा ना, रंज का खूगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज। असल में बिल्कुल ऐसे ही है। बात वही हुई है कि अब लोग थोड़ा सा ना रिस्क लेना शुरू हो गए। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन। आपकी अब बात करवाते हैं डॉक्टर तारिक से भी और उनसे पूछते हैं कि फैमिली फिजिशियन जो उनसे हैं वो कैसे डील कर रहे हैं और अब दोबारा से ये लहर आई है तो उसमें वो क्या करेंगे। जो पहले एकदम से खौफ आया था तो लोगों ने मास्क वगैरह पहनने शुरू कर दिए, अब ये है कि वो बिल्कुल नहीं, लोग बिल्कुल मास्क नहीं पहनते। इवन जिनके टेस्ट कराए और उनका निकल भी आए वो भी मास्क पहनने के लिए तैयार नहीं है। हाँ। मैं जो समझता हूँ एहतियाती तदाबीर हमें बचा सकती हैं। जिन्होंने पाकिस्तान एकेडमी ऑफ फैमिली फिजिशियन के प्रेसिडेंट डॉक्टर तारिक महमूद मियां मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। अभी ये जो सेकंड वेव आई है डॉक्टर साहब, जिसके बारे में जिक्र भी हो रहा है और लोग थोड़े परेशान भी हैं, फैमिली फिजिशियन होने की नाते आप जब देख रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है कि अभी जो आपके पास पेशेंट आ रहे हैं वो किस तरह आ रहे हैं, क्या ज़्यादा बढ़ गए हैं? बेसिकली हमने जो पहली फेज़ देखी थी उसमें तो इतना रश था कि एक दिन में हमारे पास जगह नहीं बचती थी, इतने ज़्यादा पेशेंट थे। ठीक है। अब उस हिसाब से बहुत ज़्यादा केस नहीं है, लेकिन जो पिछले 10-12 दिन से ये कुछ पेशेंट बढ़ने शुरू हो गए हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो वैसे जो फ्लू है, चूँकि ये सीज़न है फ्लू का, स्मॉग भी है और पोल्यूशन भी है, और वैसे भी जब ठंड पड़ती है, मौसम चेंज होता है तो फ्लू बढ़ जाता है। लेकिन यह है कि कोरोना के पेशेंट भी आते जा रहे हैं और उनकी तादाद पहले से बढ़ती जा रही है। रीज़न ये है कि मैं ये समझता हूँ कि हमारी पब्लिक ने पहले भी इसको सीरियस नहीं लिया था, अब तो बिल्कुल ही वो सीरियस ले रही, वो समझ ख़त्म हो गया, खौफ ख़त्म हो गया। तो जो पहले एकदम से खौफ आया था तो लोगों ने मास्क वगैरह पहनने शुरू कर दिए, अब ये है कि वो बिल्कुल नहीं, लोग बिल्कुल मास्क नहीं पहनते। इवन जिनके टेस्ट कराए और उनका निकल भी आए वो भी मास्क पहनने के लिए तैयार नहीं है। हाँ। मैं जो समझता हूँ एहतियाती तदाबीर हमें बचा सकती हैं। अच्छा अंकल, आप मेडिसिन से डील करते हैं, आप मेडिसिन देते लोगों को, आपने पहले जो इलाज किया वो किस तरह किया और अब आपको क्या लगता है कुछ डिफरेंस आया है? कोई नई मेडिसिन आई हैं जिससे इलाज किया जाए कोरोना का? असल में शुरू में तो बिल्कुल ही कुछ पता ही नहीं था, हिट एंड ट्रायल हो रहा था। अब ये है कि कुछ इंग्लैंड की रिसर्च वगैरह आई
कुछ दूसरे मुल्कों की आई, कुछ ने पहले इसमें ये देखा कि पहले ये था कि ये वायरस है, इसमें तो किसी चीज़ की कोई है ही नहीं, कोई ट्रीटमेंट ही नहीं। अब उन्होंने देखा कि इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो इन्फॉर्मेशन जो हो जाती है अंदर वो उसको रोकना, और दूसरा ये है कि इसमें खून की छोटी नालियाँ जो होती हैं उनमें खून जमना शुरू हो जाता है। ठीक है। तो आपको वो दवाइयाँ जो कि खून को जमने से रोकें, एंटीकोएगुलेंट्स जिनको कहते हैं, वो देनी पड़ती हैं। एस्पिरिन टाइप। जी, एस्पिरिन के अलावा भी क्लैक्सिन इंजेक्शन है और भी कई दवाइयाँ हैं जो कि इसको रोकती हैं जमने से। और उसके अलावा ये है कि आपको स्टीरॉइड का जो मतलब सिर्फ क्वालिफाइड डॉक्टर उसको बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं, उनसे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ा स्टीरॉइड से। अच्छा, ये इंग्लैंड डॉक्टर साहब, इसका मतलब ये हुआ कि जो लोग दिल के पेशेंट हैं जो एस्पिरिन या इस तरह की दवाइयाँ खा रहे हैं, ब्लड थिनर्स खा रहे हैं, उनको ये तो ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचाएगा फिर? उनमें अदरवाइज चूँकि जिनकी कुव्वत मुदाफ़त कम होती है उनको वैसे ये शुगर या ब्लड प्रेशर जिनका ज़्यादा है या जिन्हें और कोई बीमारियां हैं जिसकी वजह से कुव्वत मुदाफ़त कम हो जाती है, क्योंकि आम तौर पे जो दिल के मरीज़ हैं उनको या तो ब्लड प्रेशर होगा साथ या शुगर होगी, तो या ओल्ड एज होगी। तो ये तीनों चीज़ें जो हैं, और उनका कोलेस्ट्रॉल भी बड़ा होता है, ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी इम्यूनिटी को, आपकी कुव्वत मुदाफ़त को कम करती हैं। तो जिनकी कुव्वत मुदाफ़त कम होगी उनमें तो वैसे ही ये डिजीज़ ज़्यादा है, लेकिन यह है कि इनका एक बेनिफिट उनको ज़रूर होगा कि वो ऑलरेडी एंटीकोएगुलेंट्स ले रहे होते हैं। अब यह है कि अब दमे के केसेस जो सीजनल एस्मा जिनको था, जिनको एलर्जिक एस्मा था, वो केस अब बहुत ज़्यादा आने शुरू हो गए हैं, और उनमें अगर ये वायरस अटैक करता है तो वो ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी उनके लंग कंप्रोमाइज्ड हैं, उनके लंग वीक हैं। अच्छा अंकल, अभी ये जो सवाल है बड़ा अहम है ये, क्योंकि लोग सुनना चाहते हैं, बच्चे को स्कूल भेज रहे हैं। अब बच्चे जब स्कूल जा रहे हैं और बच्चों को, हमें क्योंकि पता है कोरोना की सेकंड वेव भी है और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने स्कूल बंद भी नहीं किए और वो तमाम की तमाम एक्टिविटी स्कूल की उसी तरह उन्होंने शुरू कर दी है नॉर्मली जैसे होती है, तो बच्चों को लेके क्या कोई स्पेशल तदाबीर बता दें, या आपको ऐसा लगता है कि बच्चों में कोरोना जो सा है वो इफेक्टिव नहीं है उतना, या उतना डेडली नहीं है, ऐसा कुछ है? इसमें कोई शक नहीं है कि बच्चों में उतना सीवियर फॉर्म में नहीं होता जितना कि बड़ों में होता है। गो उसमें एक कंडीशन है जिसमें मल्टीपल ऑर्गन्स इन्वॉल्व हो जाएं तो काफ़ी सीरियस भी हो सकता है, लेकिन वो बहुत थोड़ी मिकदार है, बड़ी कम परसेंटेज है। लेकिन इसमें एक नुक्ता बड़ा अहम है, वो ये है कि बच्चों में इतने सिम्टम नहीं होते, लेकिन वो वायरस कैरी करके घर ले आते हैं, और उनसे बड़ों को जो है वो लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। वो शायद खुद तो इतने इफेक्ट ना हो, लेकिन उनकी वजह से जो घर वाले हैं वो, और बच्चे ना मास्क प्रॉपरली पहनते हैं, वो उसको उतना फील ही नहीं करते, तो ना ही हमारे यहाँ स्कूलों में भी उतने स्ट्रिक्ट SOPs नहीं ऑब्ज़र्व कर रहे। अगर तो उन्हें प्रॉपरली बताया जाए कि यार आपने ये करना है वो करना है, तो फिर तो सख्ती हमें करनी पड़ेगी, वरना ये है कि वो हम ये सिर्फ समझें कि जी अब स्कूल से घर आ गए हैं तो अब कोई मसला नहीं है, अब तो ठीक हो जाएंगे सारा कुछ, लेकिन वो जो घर के अफराद हैं उनको वो लगा सकते हैं। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि अगर हम ये छोटी सी चीज़ है मास्क पहनना, इसको हमें अब अपना रूटीन बना लेनी चाहिए। और वैसे भी स्मोक बहुत ज्यादा हो गई है, ये भी बहुत ज्यादा है। अच्छा, अब ये है कि अब दमे के केसेस जो सीजनल एस्मा जिनको था, जिनको एलर्जिक एस्मा था, वो केस अब बहुत ज़्यादा आने शुरू हो गए हैं, और उनमें अगर ये वायरस अटैक करता है तो वो ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी उनके लंग कंप्रोमाइज्ड हैं, उनके लंग वीक हैं। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि अब इस सीज़न में, और ये सीज़न वो भी रेस्पिरेटरी डिजीज़ है, ये वायरस भी, और ये सीज़न भी रेस्पिरेटरी डिजीज़ का है, ये जो भी इसमें निमोनिया, और इसमें ऊपर से ये है कि जो वैक्सीन पहले मिलती थी फ्लू की, वो भी अवेलेबल नहीं है अब। जी, वो नहीं अवेलेबल, ठीक है जी। हालांकि वो रिकमेंडेड है कि जो शुगर के पेशेंट हैं, जो मुख्तलिफ बीमारियों के, जो एस्थमा के पेशेंट हैं, उनको इस सीज़न में हमेशा हम लगा देते थे ताकि उनकी ये 1 साल के लिए वो प्रिवेंट हो जाए उनका फ्लू जो है।
क्योंकि फ्लू का अटैक निमोनिया कर सकता है, अल्टीमेटली इवन आपको गर्दन तोड़ बुखार हो सकता है, काफ़ी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। तो वो फ्लू की वैक्सीन भी नहीं अवेलेबल, और ऊपर से ये स्मोक का भी सीज़न आ गया। तो मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट को एक तो स्मोक के ऊपर जो वो फैक्ट्रियाँ और वो भट्टे जो चीज़ें और वो व्हीकल्स जो कि बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं जी, उसको करना चाहिए। और दूसरा ये है कि हमें बच्चों के स्कूलों के ऊपर स्ट्रिक्ट जो है वो SOPs को फॉलो करना पड़ेगा अगर हमने अपनी तालीम को कंटिन्यू करना है, वरना फिर गवर्नमेंट को ज़बरदस्ती इनको बंद करना पड़ेगा अगर वहाँ से केस अगर ज़्यादा बढ़ने शुरू हो। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। नाज़रीन, एहतियात जो सी है बहुत ज़रूरी है। फाइनल नोट में एक ही वर्ड है, वो है एहतियात। जितना एहतियात करेंगे आप इससे बचेंगे। फासला रखें, रश वाली जगह पे मत जाएं, मास्क पहन के रखें, हाथ बार बार धोएं, और अगर किसी से हाथ में ला लिया है या किसी से हाथ में आप किसी चीज़ को छू बैठे हैं तो कोशिश करें कि वो हाथ जो उनसे आपने धोए बगैर अपनी नाक मुंह आंखों को मत लगाएं। अपना ख्याल रखें। में ज़्यादा इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें इस बीमारी से महफूज रखे। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।